हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जैसे कि पता है आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में 3 वर्ड्स आते हैं। आपको ये भी पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम पेपर डिस्कस करेंगे। गुरु पूर्णिमा, देखिए गुरु पूर्णिमा जो आपकी पूर्ण रूप से गुरु होती है वो कौन होती है? माँ। सबसे पहला आपका गुरु कौन होता है? माँ होती है, जो आपको चलना सिखाती है, जो आपको बोलना सिखाती है, जो आपको बैठना सिखाती है। सब कुछ जो आपको पहले की जो एक्टिविटीज होती है, जो सब कुछ सिखाने का काम कौन करती है? माँ। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले आपके गुरु होते हैं। उसके बाद में आपके टीचर्स आते हैं जो आपको पढ़ना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं और उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पे आपको जाना होता है। तो सबसे पहले आपके जो जो भी गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स की तरफ एक बार देख लो और अपनी तैयारी अच्छे से कर लो ताकि उनका सपना साकार हो जाए और आपकी भी मेहनत रंग ला जाए। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, गुरु पूर्णिमा का आज त्यौहार है। आप यहाँ से मतलब आज से प्रण ले लो कि मेरे को एम्स नोट या फिर ESIC जिस जगह जाना है आपको, चाहे CHO हो, कोई सी भी जॉब हो, जिस जगह जाना है उस जगह में जाके रहूँगा। अपने माँ बाप की तरफ देख लो एक बार कि उन्होंने कितने पैसे आपके ऊपर लगाए, और उनको एक बार देखो, एक बार उनको गौर से देखो। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही देखते रहते हैं ये लोग माँ बाप, ये घूम रहे हैं इधर, ये देख लिया, ऐसे नहीं। उनको एक बार गौर से देखो, 15 मिनट आप गौर से देखोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सन्नाटा तुम्हारे दिमाग में छा जाएगा। दोस्तों, आपको इतनी अच्छी से मेहनत करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, आपके माँ बाप का सपना साकार हो जाए। मैं अभी कुछ ही दिनों में जल्द ही जो एम्स नोट सेट है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने वाला हूँ। शायद 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। उसके बाद मैं हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा और उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है एम्स नोटसेट फ्री टेस्ट पेपर फर्स्ट। ये पेपर हमने ऐप के ऊपर पब्लिश किया था और फ्री टेस्ट जो है ऐप के ऊपर 3 हो चुके हैं। उन पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर माइनस में आ रहे हैं। अब उसके रीज़न 2 हो सकते हैं, या तो पढ़ के क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस को ओपन करते हैं, डायरेक्टली वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। तो वैसे भी उनका जो रीजन है वो माइनस में नंबर लाने का है। माइनस में किसी के 10 नंबर आ रहे हैं, किसी के 15 नंबर आ रहे हैं, माइनस में 5 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा ना करें। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करें, जो नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहा है वो आप ज़रूर सोचें। उसको एक बार आप सर्च करें, अपने बुक्स में देखें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। तो चलिए, मैं उसी पेपर को आज डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें आपके माइनस में नंबर आए हैं। उसके बाद में जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइनस में नंबर आ रहे थे। चलिए, आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्स नोटसेट फ्री टेस्ट फर्स्ट। उसके बाद सेकंड भी सॉल्व करेंगे, थर्ड भी सॉल्व करेंगे। ये जैसे जैसे हम पेपर्स लेंगे वैसे वैसे आपको ये पेपर्स भी सॉल्व करवाते जाएंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस के डाउट्स वगैरह क्लियर हो सके और आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस के बारे में पता रह सके, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर सको। दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन इस पेपर में है, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट है एम्स, और जो 15 क्वेश्चंस हैं उनके नंबर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछा गया था आपको, रूबेला इज ऑल्सो नॉन एज। बिल्कुल सिंपल सवाल है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मीजल्स, चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल्स, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था जर्मन मीजल्स। कभी भी आपको फ्यूचर में कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे कि रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है जर्मन मीजल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? जर्मन मीजल्स या फिर रूबेला। ओके, अगला सवाल देखिए जो आपको पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। When caring for a client in hemorrhagic shock, how should the nurse position the client? एक पेशेंट है आपके पास में या फिर एडमिट हुआ है अभी भी, उसको हेमरेजिक शॉक हुआ है, उस पेशेंट को क्या हुआ है? हेमरेजिक शॉक हुआ है।
एज नर्स आप उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन से रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें हर एक पोजीशंस कौन सी कंडीशन में यूज लेते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए हेमरेजिक शॉक में कौन सी पोजीशन जो है उस पेशेंट को देनी है। ऑप्शंस है फ्लैट इन बेड विथ लेग एलिवेटेड, नेक्स्ट फ्लैट इन बेड, नेक्स्ट ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, नेक्स्ट सेमी सीटिंग पोजीशन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था फ्लैट इन बेड विथ लेग एलिवेटेड। ये भी वैसे सही होता लेकिन यहाँ पे विथ लेग एलिवेटेड बोला है, यानी कि जो पैर है उनको थोड़ा सा ऊपर रखना है हेड की बजाय। तो ये ऑप्शन आपकी क्या रहेगी, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है। जिन्होंने फ्लैट इन बेड लिखा है या फिर किया है उनका आंसर गलत इसीलिए हुआ है क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस में जाएगा। जो लेग्स है उनको भी थोड़ा सा एलिवेट करना है ताकि जो कार्डिक आउटपुट हो रहा है वो अच्छे से हो सके। सभी ऑर्गन्स को जो ब्रेन है, मेनली जो ब्रेन है उसको ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो सके। ओके, अगला सवाल देखिए। एन एडल्ट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर सेवरल डेज ऑफ वॉमिटिंग, हर ब्रीदिंग इज नाउ स्लो एंड सैलो, विच वॉट एसिड बेस बैलेंस डज द नर्स सस्पेक्ट। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे दो सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि एसिड बेस बैलेंस का ही है, एसिड बेस इम्बैलेंस का ही है। अब देखिए यहाँ पे पेशेंट जो एडमिट हुआ है उस पेशेंट को कुछ दिनों से क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही है। ये वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ तो उसको कुछ दिनों से हो रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात और की है, हर ब्रीदिंग इज नाउ स्लो एंड सैलो। अभी उस पेशेंट में कंडीशन ये है कि जो उसकी ब्रीदिंग है वो स्लो और सैलो है, मतलब उसको थोड़ी सी रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्टी हो रही है, काफ़ी दिनों से उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उस वजह से उसको जो ब्रीदिंग है वो भी स्लो एंड सैलो हो रही है। और वॉमिटिंग को देखते ही एसिड बैलेंस जो एसिड बेस इम्बेलेंस है उसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा कुछ ऑप्शंस है नहीं जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ मेटाबॉलिक कंपनसेशन, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विथ लिटिल मेटाबॉलिक कंपनसेशन, नेक्स्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ लिटिल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। यहाँ पे आपको वॉमिटिंग को देखते ही ये तो पता चल गया कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने वाला है, तो आप तो डायरेक्टली ऑप्शन थर्ड को ही प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ भी लिखा होता और सेम ऑप्शंस ना होकर यहाँ पे रेस्पिरेटरी की जगह मेटाबॉलिक ही लिखा होता, फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता, फिर आपको क्या होता, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता। लेकिन यहाँ पे सिंपल ऑप्शंस है, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। रेस्पिरेटरी तो कंपनसेट हो रहा है, बस उसका जो ब्रीदिंग है वो स्लो हो रही है या फिर स्लो हो रही है। ऐसे भी नहीं है कि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा गिर रहा है, सिर्फ उसको थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो रही है। मतलब पेशेंट ऐसे बोलेगा कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को ब्रीदिंग जो है वो डिफिकल्ट लग रही है, बाकी उसको वो सारी है चीज़ें उसकी नॉर्मल। ओके, लेकिन वॉमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपको करना ही है। तो यहाँ पे जो आपको एसिड बेस इम्बैलेंस करना है वो कौन सा करना है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। ए कूलिंग ब्लैंकेट इज ऑर्डर फॉर एन एडल्ट हु हैज़ ए टेम्परेचर ऑफ 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड, विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 41.5 डिग्री सेल्सियस तक उस पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या किया है, जो कूलिंग ब्लैंकेट है उसके लिए आपको ऑर्डर दिया है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि जो कूलिंग ब्लैंकेट है वो आपको उस पेशेंट को लगानी है। तो एज ए नर्स आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक्शन आपका रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है place a sheet over the cooling blanket before putting the client on the blanket. Next है maintain the client in a supine position on the blanket. Next है apply powder to the skin that is in contact with the blanket. Next turn the client every 10 minutes and assess for forest bite. देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस, आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी चेक करनी है, मतलब प्रायोरिटी जो है उसके बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर करना है। भाई पेशेंट को पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे दो, चाहे लेफ्ट लेटरल दे दो, चाहे कोई सी भी दे दो, लेकिन पेशेंट को ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना जरूरी है।
टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है वो वापस बिलो आना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। पेशेंट को कोई पोजीशन दे दो चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। अप्लाई पाउडर, पाउडर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है उस पेशेंट को। अगर आप ब्लैंकेट लगा रहे हो तो उस दौरान पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, साथ ही साथ एवरी टर्न द क्लाइंट एवरी 10 मिनट एक्सेस टू फॉरेस्ट बाइट। अगर फॉरेस्ट बाइट हुआ है तो उसको 10 मिनट से जो साइड है उसकी, उसको टर्न करते रहना है। ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उसका टेम्परेचर क्या करना है, डिक्रीज करना है। बहुत ज़्यादा उसको बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसका पारा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लेस ए सीट ओवर द कूलिंग ब्लैंकेट बिफोर पुटिंग द क्लाइंट ऑन द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट में पेशेंट को रखने से पहले आपको क्या करना है, जो कूलिंग ब्लैंकेट है उसके अंदर उस पेशेंट को रखना होगा। मतलब कूलिंग ब्लैंकेट है वो पहले कवर, उस पेशेंट को उसमें कवर करना है, उसके बाद में उस ब्लैंकेट में कवर करना है जो अदर वहाँ पे उसके पास अवेलेबल है। ओके, तो ये आपकी प्रायोरिटी बेसिस एक्शन रहेगा। अगला सवाल देखिए, an adult client is admitted with a diagnosed of left sided congestive heart failure। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। which assessment finding would most likely be present। पेशेंट आपके पास में डायग्नोस हुआ है, एडमिट हुआ है, उस पेशेंट को प्रॉब्लम है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। अब आपको ये पूछा गया है कि मोस्टली उस पेशेंट में, पेशेंट तो आपके पास आ गया है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, तो उसमें जब आप असेसमेंट करेंगे तो कौन सी फाइंडिंग आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन फर्स्ट आपको दे रखा था डिस्टेंडेड नेक वेन, नेक्स्ट डिस्निया, नेक्स्ट हिपेटोमेगली, नेक्स्ट पीटिंग एडिमा। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकंड, डिस्निया। जब भी आपको सवाल पूछे कि लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एक पेशेंट आपके पास में आया और उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो एज ए नर्स आप क्या उस पेशेंट में फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना होगा डिस्निया। डिस्टेंडेड नेक वेन जो है वो राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, या फिर कोर पल्मोनल जो कंडीशन होती है उसमें भी ये डिस्टेंडेड नेक वेन जो है वो देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, एन एडल्ट मेल हैज़ ए हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन in proportion to low density lipoprotein। How does this relate to his risk of developing coronary artery disease। देखिए एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो ले रहा है, वो कौन सा ले रहा है, HDL, ये जो लाइपोप्रोटीन है हाई डेंसिटी वाला, ये खा रहा है के बजाय, किसकी बजाय, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बजाय। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, हाउ डज दिस रिलेट टू हिज डेवलपिंग कॉर्नरी आर्ट। क्या मतलब जो CAD है, कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज है, उसके होने के कितने क्या रिस्क है, ये सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हिज रिस्क फॉर CAD इज लो, नेक्स्ट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन, नेक्स्ट है हिज रिस्क में इंक्रीज विथ एक्सरसाइज, नेक्स्ट है हिज रिस्क विल इंक्रीज विथ एज। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, हिज रिस्क फॉर CAD इज लो। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके रिस्क उस पेशेंट को क्या है, कम है। अगर वो HDL ले रहा है के बजाय, किसके बजाय, LDL के बजाय, तो उसको CAD के रिस्क क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ए कॉलेज स्टूडेंट हु इज डायग्नोज्ड एज हैविंग infectious mononucleus asks how the patient is spread। The nurse response is based on the knowledge that the usual mode of transmission is through। देखिए पेशेंट आपके पास में है, पेशेंट कौन सा है, कॉलेज का स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट को क्या हुआ है, मोनोन्यूक्लियस का इन्फेक्शन हुआ है, और वो आपको ये पूछना चाह रहा है कि ये इन्फेक्शन मेरे को किस वजह से हुआ है। तो यहाँ पे एज ए नर्स आप क्या रेस्पॉन्स दोगे, आपके पास नॉलेज है अच्छा खासा, आप उसे बताओगे कि किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये डिजीज कंडीशन आपको स्प्रेड आउट हुई है। तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है स्किन, नेक्स्ट है जेनेटल कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड वाटर, नेक्स्ट है इंटीमेट ओरल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, इंटीमेट ओरल कॉन्टैक्ट। ये जो आपको इन्फेक्शन हुआ है ये ओरल कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ है। ओके, अगला सवाल देखिए, A 1-year-old is admitted to the hospital with sickle cell anemia in crisis। Upon admission, which therapy will assume priority। एक साल का बच्चा है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उस बच्चे को प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया की और क्राइसिस की। तो यहाँ पे
उसके एडमिशन के बाद एज ए प्रायोरिटी एक्शन आप क्या लेंगे या फिर कौन सी थेरेपी आप उस बच्चे को देंगे। देखिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट, नेक्स्ट आईएम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये आपका क्या रहेगा, प्रायोरिटी बेसिस एक्शन रहेगा जब कोई पेशेंट आपके पास में सिकल सेल एनीमिया का है और उसको क्राइसिस हो रहा हो तो। ओके, अगला सवाल देखिए, द नर्स नाउज दैट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पहले पूछा गया था कि एक बच्चा है या फिर कॉलेज का स्टूडेंट है, मोनोन्यूक्लियोसिस का उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो आप क्या बताएंगे उसको कि किस प्रकार से स्प्रेड आउट हुआ है। तो आपने बता दिया कि भाई जो ओरल कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। अब आपको ये पूछा गया कि एज नर्स आप जानते हो जो मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से, किस बैक्टीरिया वायरस जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से ये स्प्रेड आउट होता है, तो यही आपको पूछ लिया गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट साइटोमेगलो वायरस, नेक्स्ट बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, नेक्स्ट एप्स्टिन बार वायरस, नेक्स्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। यहाँ पे 3 वायरस के ऑप्शंस दे रखे हैं, एक बैक्टीरिया का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, एप्स्टिन बार वायरस। जो मोनोन्यूक्लियोसिस का इन्फेक्शन होता है वो एप्स्टिन बार वायरस की वजह से होता है। अगला सवाल देखिए, एन एडल्ट इज एडमिटेड विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी सीओपीडी से एक पेशेंट सफर कर रहा है और वो एडमिट हुआ है आपके हॉस्पिटल में। द नर्स नोट्स दैट ही हैज नेक व्हेन डिस्टेंडेड एंड स्लाइट पेरिफेरल एडिमा, और जो नर्स है उस पेशेंट को जब असेस कर रही है तो उसमें उस पेशेंट में नेक व्हेन डिस्टेंडेड ये डिस्टेंशन जो है वो देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ स्लाइट पेरिफेरल एडिमा भी उस पेशेंट में देखने को मिल रहा है। द प्रैक्टिकल nurse notifies the registered nurse and continuous frequent assessment because the nurse knows that these sign एंड ऑनसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नर्स है, जो प्रैक्टिकल नर्स है वो नोटिफाई कर देती है रजिस्टर्ड नर्स को कि इस प्रकार के सिम्टम्स या फिर असेसमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, और वो नर्स जानती है कि ये जो साइन है वो किस कंडीशन के हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंडेड नेक वेन की कोर पल्मोनल में देखने को मिलती है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है, तो वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट न्यूमोथोरेक्स, नेक्स्ट कोर पल्मोनल, नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक, नेक्स्ट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड कोर पल्मोनल, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का अभी मैंने आपको सिम्टम बताया ही था कि डिस्निया जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा। ओके, अगला सवाल देखिए, द वाइफ ऑफ ए क्लाइंट विथ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हैज ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, सी इज टू बी स्टार्टेड ऑन प्रोफाइलेक्टिक ड्रग थेरेपी, व्हाट ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछे ही जाते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम्स में। एक पेशेंट है जिसकी वाइफ जो है वो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस से पॉजिटिव पाई गई है, जब उसका स्किन टेस्ट किया गया, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट उसका किया गया, तो टीबी से सफ़र पाई जाती है। अब देखिए उसको प्रोफाइलेक्टिक ड्रग जो थेरेपी है वो स्टार्ट करनी है, या फिर उसके पेशेंट जो पेरेंट्स या फिर उसके घर वाले जो भी है उनको भी प्रोफाइलेक्टिक जो ड्रग है वो थेरेपी हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस के प्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आप एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्टेप्टोमाइसिन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट आइसोनियाजाइड, नेक्स्ट इथाम्ब्यूटोल। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है ट्यूबरकुलोसिस के प्रोफाइलेक्सिस के लिए। जब भी किसी पेशेंट को टीबी होता है तो उसके घर वालों को भी आइसोनियाजाइड दी जाती है प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पे, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे। ओके, अगला सवाल देखिए, ए क्लाइंट इज ए 60-year-old मैन हु हैड ए स्टेपिडेक्टमी, ही इज टू एम्बुलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, विच नर्सिंग एक्शन शुड टेकन। एक 60 साल का व्यक्ति है जिसकी स्टेपिडेक्टमी हुई है, मतलब ऑपरेशन उसका हुआ है, सर्जिकल ऑपरेशन। अब वो एम्बुलेट होना चाहता है, पहली बार वो घूमना चाहता है, तो एज नर्स आप सबसे पहला कौन सा एक्शन लेंगे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एनकरेज हिम टू वॉक एज फार एज द कंफर्टेबली कैन, नेक्स्ट सजेस्ट देयर द प्रैक्टिस हैंडलिंग बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, नेक्स्ट वॉक विथ हिम होल्डिंग हिज आर्म, नेक्स्ट टेल हिम टू टेक ब्रीथ डीप ब्रीथ वाइल ही इज एम्बुलेटिंग। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, वॉक विथ हिम एंड होल्डिंग हिज आर्म।
स्टेपिडेक्टमी उस पर्सन की हो रखी है, तो मतलब उसको घूमने तो आप दे सकते हो, एम्बुलेट तो आप करवा सकते हो, लेकिन उसके जो आर्म्स है उनको हिलाने मत देना। मतलब जब कोई भी पर्सन हो, चाहे नॉर्मली जब भी कोई पर्सन चलता है तो अपने हैंड्स जो है वो कभी उसको लेफ्ट को आगे लेके जाता है, कभी राइट को पीछे लेके जाता है, कभी राइट को आगे कभी लेफ्ट को पीछे। तो इस प्रकार से जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं उन हैंड्स मूवमेंट्स को या फिर आर्म्स के जो मूवमेंट्स है उनको होल्ड करके रखना है, बिल्कुल स्टॉप करके रखना है, हिलने बिल्कुल भी मत देना है उनके आर्म्स को। बाकी आप एम्बुलेट उस पेशेंट को करवा सकते हैं। तो ये आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा एज ए नर्स। ओके, अगला सवाल देखिए। A client asked the nurse what caused Parkinson disease. The nurse correct reply would be that पार्किंसन डिजीज इज थॉट टू बी ड्यू टू। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, एक पेशेंट जो है वो नर्स को पूछ लेता है कि पार्किंसन डिजीज किसकी वजह से होती है, इसका कारण क्या है। तो एज नर्स आप उसको सही से रिप्लाई दे रहे हैं, करेक्टली आप रिप्लाई दे रहे हैं कि जो पार्किंसन डिजीज है किसकी वजह से होती है, उसके बारे में आप उस पेशेंट को क्या बताएंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है, a deficiency of dopamine in the brain, next a demyelinating process affecting the central nervous system, next atrophy of the basal ganglia, next insufficient uptake of acetylcholine in the body। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, a deficiency of dopamine in the brain। आपको पेशेंट भी पूछ सकता है कि मेरे को ये पार्किंसन डिजीज हुई है तो किसकी वजह से हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो घर वाले हैं जो भी रिलेटिव्स है वो भी आपको पूछ सकते हैं कि हमारे इस क्लाइंट को ये जो प्रॉब्लम हुई है इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपको बताना है कि जो डोपामाइन है उसकी डेफिशिएंसी हुई है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से इसको पार्किंसन डिजीज जो है वो कॉज हुई है। तो ये रीजन आपको उस पर्सन को बताना है या फिर उसके जो भी रिलेटिव्स है उनको बताना है। ओके, अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। A client who is recovering from spinal cord injury complains of blurred vision and severe headache. His blood pressure is 210/140. The most appropriate initial action for the nurse to take is to। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवालों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ते नहीं, फिर आपका आंसर जो है गलत हो जाता है। देखिए, पेशेंट आपके पास में कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक पेशेंट की हुई है और वो आपके पास में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चुका है। और वो पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है ब्लैड विजन की, मेरे को दिखाई तो दे रहा है बट धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ में वो कह रहा है कि मेरा जो हेडेक है, मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा है, इतना ज़्यादा फट रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार की वो कंप्लेन आपके पास में आके कर रहा है। तो सीवियर हेडेक और ब्लड विजन की वो कंप्लेन वो पेशेंट आपके पास में कर रहा है। और साथ में जब आप उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको मिलता है, 210/140, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इस पेशेंट के असेसमेंट आपने जब किया। अब आपको सवाल ये पूछा गया कि एज ए नर्स आप मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा इनिशियल एक्शन लेंगे। ऑप्शंस आपको दे रखा है, चेक फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, नेक्स्ट है प्लेस हिम इन द ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन, नेक्स्ट एडमिनिस्टर PRN पेन मेडिकेशन, नेक्स्ट पोजिशन हिम ऑन हिज लेफ्ट साइड। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा ऑप्शन फर्स्ट, सीवियर हेडेक हो रहा है यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो उसको यूरिनेशन में दिक्कत हो सकती है। ब्लैडर जो है वो डिस्टेंशन हो रखा है, तो मतलब उसने अभी तक यूरिनेट नहीं किया है, जो भी यूरिन है वो अभी भी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो रखा है। तो ये सबसे पहला आपका एक्शन रहेगा, ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि ब्लैडर डिस्टेंशन उस पेशेंट के अंदर है, तो समझ जाइएगा उसकी BP भी बढ़ी हुई मिलेगी, उसको ब्लड विजन भी होगा क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा और उसका बहुत तेज जो है सर है वो दुखेगा। तो ये कंडीशंस उसमें डेवलप होगी जब उसके हाइपरटेंशन की ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन हो रही है किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लैडर डिस्टेंशन हो रहा है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना होगा एज ए नर्स। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको इस वीडियो में बताए, लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। और मैं आपको फिर बता दूं, हमारे ऐप के ऊपर ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फ्री, और ये फ्री टेस्ट जो है वो आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है बट फ्री में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग लुत्फ उठाइएगा इस चीज़ का और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ऐप के बारे में भी ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी ऐप को डाउनलोड कर सके और फ्री टेस्ट जो भी चल रहे हैं उनका फ़ायदा वो भी उठा सके। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग द क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज।
यहाँ पे सवाल आपको पूछा गया है, एज ए नर्स आपको क्या करवाना है, टीचिंग देनी है। पेशेंट आपको कुछ पूछ सकता है या फिर उसके पेरेंट्स कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको उनको बताना है पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट है, ही शुड ट्राई टू कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज ही कैन रिमेन सिटिंग मोस्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट, ड्रूलिंग में बी रिड्यूस्ड सम वॉट if he remember to swallow frequently. Next, he should return monthly to lab test which will predict to progression of the disease. Next, emotional stress has no effect on voluntary muscles control in client with Parkinson disease. देखिए अलग अलग ऑप्शंस आपको बताए हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया कि इमोशनल स्ट्रेस अगर रहता है तो उससे किसी प्रकार का कोई मसल कंट्रोल है वॉलेंट्री, उस पर किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि आपको मंथली लैब के अंदर आना है और आपको जांच करवानी है जिससे आपकी डिजीज के प्रोग्रेशन को प्रेडिक्ट कर सके। तो ये भी क्या है, आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, ड्रूलिंग में भी इसके ऊपर जस्ट देखिए, ही शुड ट्राई टू कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज ही कैन रिमेन सिटिंग मोस्ट ऑफ द डे। यानी आप उसको बता रहे हैं कि कंटिन्यू आप वर्क कर सकते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, और लंबे समय तक आप सीटिंग पोजीशन में भी रह सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर जो है गलत है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, ड्रूलिंग में बी रिड्यूस्ड सम वॉट इफ ही रिमेंबर टू स्वेलो फ्रिक्वेंटली। अगर स्वेलो जो ड्रूलिंग है वो में भी देखने को मिल सकती है पार्किंसन डिजीज में, जब आप स्वेलो जो है वो फ्रिक्वेंटली आप कर रहे हैं, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है टीचिंग आप उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जो हमने प्रोवाइड करवाए थे हमारे ऐप के ऊपर, जो पहला टेस्ट पेपर था। यहाँ पर इनके आंसर्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं अच्छे से। जर्मन मिजल्स जो मैंने आपको बताई दिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको सही से बताई दिए, तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं। ओके, बाकी आप यहाँ पे से देख भी सकते हैं, ये पीडीएफ्स वगैरह जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल पाएगी, और या फिर हमारे ऐप के ऊपर मिल पाएगी, और कहीं पर भी ये पीडीएफ्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी। हम हमारे ऐप के ऊपर डेली आपके लिए कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस तैयार करके आपके लिए लाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेंड कीजिएगा। माइनस में नंबर आ रहे हो चाहे आपके प्लस में आ रहे हो, जितने भी नंबर आ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तो माइनस में 5 नंबर, कोई माइनस में 4 नंबर, कोई माइनस में 2 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 20 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, 30 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। और मैं बहुत जल्द आपके लिए एम्स नोट सेट के लिए बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स जो है वो जल्द ही प्रोवाइड करेंगे हम आपको। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, और नोट सेट में ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ 2 महीने का समय है। और अभी जो CNCOs की वैकेंसीज वगैरह निकली है, तो उसके लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो हमने BPC शिक्षण का कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसको आप बाई कर लीजिए, खरीद लीजिए। उसकी वैलिडिटी जो है 1 साल के लिए है, तो आप CNCO की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही आप CNCO में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद BPC शिक्षण की ट्रेनिंग भी आप उन्हीं नोट्स से कर सकते हैं, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। दोस्तों ये थी आज के टोटल 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आप ऐप के ऊपर भी डायरेक्टली चैट बॉक्स से हमें कमेंट करके या फिर हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या फिर कैसे हम कोर्स को बाय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कुछ भी हो तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट जो एम्स नोट सेट फ्री टेस्ट पेपर जो सेकंड है उसके साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।